हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपका जो कि होमवर्क दिया गया था टेलीग्राम पे, संगम युग के साथ साथ धातुओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य वो और एक और जो कि करंट अफेयर्स है। तो इन तीनों टॉपिक को अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आज इस वीडियो को देखिए और क्यूज को अटेम्प्ट करिए और कोशिश करिए कि राइट आंसर खुद से गेस करने की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संगम युग। देखिए, संगम युग से जितनी भी चीज़ें मैंने महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैंने लिख रखा। आपने बुक पढ़ा होगा तो उसमें बहुत सारे अजीब अजीब नाम हैं, तो आपको याद करने में थोड़ा दिक्कत हुआ होगा। लेकिन जो चीज़ हम यहाँ पे आपको बताएंगे अगर उतना ध्यान रख लेते हैं तो आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, चाहे क्वेश्चंस प्रीवियस देखिएगा, इससे बाहर आपको पेपर में क्वेश्चंस नहीं दिखेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, चलिए राधे आप बताइए। पहला प्रश्न ये है कि संगम का अर्थ क्या होता था? संगम का अर्थ सभा या गोष्ठी। ठीक है, परिषद या फिर गोष्ठी कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न है कि प्राचीन समय में किन राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए थे? पांड्य राजाओं के संरक्षण में तीनों संगम का आयोजन हुआ था। प्रथम संगम जो हुआ था इसका आयोजन स्थान कहाँ था? मथुरा नहीं, मदुरै था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य। और दूसरा संगम कपाटपुरम, और इसके भी अध्यक्ष अगस्त्य। और तीसरा जो स्थान था कहाँ? मदुरै, फिर से मदुरै। और इसके जो अध्यक्ष थे नकीरर थे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है कि कुराल तमिल साहित्य जिसके रचनाकार कौन है? आप बताइए भैया। कुराल तमिल साहित्य जिसके रचनाकार कौन? तिरुवल्लुर है, ठीक है, तिरुवल्लुर याद रखिएगा। कुराल तिरुवल्लुर। अगला प्रश्न, तमिल व्याकरण ग्रंथ तोल्कापियम के रचनाकार कौन है? इसके नाम से रिलेटेड ही है तोल्कापियर। बस यही नाम को याद है। देखिए, कभी भी पूछा था कि तोल्कापियर जो है वो किस भाषा का ग्रंथ है, तो तमिल व्याकरण है जो कि काफ़ी फेमस था। ध्यान रखिएगा, तोल्कापियर इसके रचनाकार थे, तोल्कापियम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिल्पाधिकारम के लेखक? शिल्पाधिकारम के इलांगो। सतनार, बस यही है, इलांगो। शिल्पाधिकारम के लेखक इलांगो अदिगल पूरा नाम होगा इलांगो। बस याद रखिए, हमें क्या करना है, बस एग्जाम में क्वेश्चंस को टिक करना है। कौन सा रट करके जा करके हमें इंटरव्यू देना है इसके बारे में, वही करना है। तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में इसको माना जाता था, शिल्पाधिकारम के। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। कुराल तमिल साहित्य जिसके रचनाकार कौन थे? तिरुवल्लुवर। और तमिल व्याकरण जो कि तोल्कापियम, तो तोल्कापियर ही हो गया। शिल्पाधिकारम इलांगो। मणिमेखलाई की रचना किसने की थी? बस इतना बता दिए, बहुत है। शीतलय साहब बता दीजिए, काम हो गया। शीतलय सतनार। मणिमेखलाई के रचनाकार कौन थे? शीतलय सतनार। जीवक चिंतामणि के रचनाकार कौन थे? बस देवर बता दिए, हो क्या काम। जीवक चिंतामणि, जैन भिक्षुक, तिरुतक देवर। तो कभी पूछा था कि जीवक चिंतामणि जो है किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। जैन भिक्षु भी लिखे थे, तो जैन धर्म से संबंधित है। संगम साहित्य में तमिल प्रदेश के किन 3 राज्यों का विवरण मिलता है? फिर से बताइए। संगम साहित्य में तमिल प्रदेश के किन 3 राज्यों का विवरण मिलता है? 3 राज्यों का ऐसा चोल। हाँ, बस वही चोल चोल, चेरा और पांड्य। ठीक है, चोल, चेरा और पांड्य। और संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक जो शक्तिशाली था इन तीनों में, जो कि चोल था। चोल सर्वाधिक शक्तिशाली था। तो इंडोनेशिया पहुंच गया था। चोल राज्य तो नौसेना भी तो इन्हीं के पास था। चोल राज्य किन नदियों के बीच स्थित था? रावी। कहाँ चले जा रहे हैं? कावेरी और वेंगई होगा। पेन्नार तथा दक्षिणी वेलारू। ठीक है, चोल राज्य किन नदियों के बीच स्थित था? तो पेन्नार तथा दक्षिणी वेलारू। चोलों का सर्वाधिक प्रतापी राजा कौन हुआ? अब बताइए। करिकाल। और राजेंद्र तृतीय अंतिम शासक था। राजा चोल इसी का सबसे ताकतवर राजा था ना। आगे ना एक बार पतन होने के बाद फिर। चलिए अगला प्रश्न बनता है कि पुहार पतन का निर्माण किसके समय में हुआ? पुहार पतन यानी बंदरगाह था। पुहार पतन का निर्माण किसके समय में हुआ था? तो शासक बताइए। करिकाल के समय में।
चेर यानी संगम युग का दूसरा जो राज्य था चेर या फिर चेरा इसको कहते हैं, राज्य का किस शासक ने अधिराज की उपाधि धारण की थी? अच्छा चेर के इसका नाम बढ़िया है। अधिराज की उपाधि राज- सेनगुटवन, सेन- नाम मस्त है, सही बोले, सेनगुटवन, सेनगुटवन। इसको लाल चेर के नाम से भी जाना जाता लाल था, लाल चेर के नाम से भी जाना जाता था। संगम युग में अमाईचान क्या था? अमाईचान या फिर अमाईचार? अमाईचान स्त्री पूजा था। मंत्रियों को कहा जाता था, मंत्रियों को अमाईचार या फिर अमाईचान। ठीक है। संगम युग का तीसरा राज्य पांडे की राजधानी कहाँ थी? पांडे की राजधानी मदुरई। मदुरई, मदुरई ठीक है। और चोल की राजधानी? चोल की राजधानी थी पहले उरैयूर होता था लेकिन बाद में इसको तंजावुर किया गया। और चेरा की राजधानी? वंजी, वंजी, वंजी। अगला प्रश्न है कि संगम युग का तीसरा राज्य पांडे की राजधानी हो गया मदुरई। और संगम युग में भूमि कर जो था, भूमि कर उपज का कितना भाग होता था? 1/6 भाग, मैक्सिमम 1/6 देता है। 1/6 भाग। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय किस काल में हुआ था? संगम काल में। और इस वक्त क्या आपने पढ़ा होगा ब्राह्मण कैसे होते थे ना कि जो कि मांस का भी भक्षण करते थे और मदिरा भी पीते थे, सूरा उसको कहते नहीं माना जाता था। थे। सोच लीजिए उस वक्त के ब्राह्मण थे। संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी, किससे ज्ञात होता है? तोलकापियम नामक ग्रंथ से। तोलकापियम के रचयिता? तोलकापियर। तोलकापियम के रचयिता तोलकापियर, नाम वो शुरुआत का वही है, लास्ट में पियम से पियर। ठीक है। संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में जाना जाता था, मान्यता प्रदान की गई थी। जो था वो व्याकरण के लिए था ना किताब। हाँ, तमिल व्याकरण था, तमिल व्याकरण ग्रंथ था, उसमें भी मिलता है विवाह का संस्कार के रूप में माना गया। चलिए इसके आगे है, संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण क्या था? समृद्धि का मुख्य व्यापार ही रहता है। सुविकसित वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग काफ़ी फेमस था इनके समय में। और तमिल देश के प्राचीन देवता को क्या कहा जाता था? इनके मतलब प्रमुख जो देवता थे मुरुगन। पांडे राज्य में बंदरगाह कौन कौन से थे? पांडे राज्य के बंदरगाह? पांडे के पुहार कहाँ से? पुहार तो उसमें था ना, पुहार पतन का निर्माण तो करिकाल करा था, चोल में हो गया वो, चोल में हो गया। पट्टिनम नहीं था। कोकई और सलियूर। कोकई और सलियूर पता नहीं, मारवाड़ तरफ था। और कोकई जो था वहाँ पे मोती खजाने खोजने का प्रमुख पतन था ये कोकई। कोरोमंडल समुद्र तट पर अरिकमेडु जो कि हाल ही में खोजा गया था, किस वंश का प्रमुख बंदरगाह बताया गया है? अरिकमेडु चोल वंश का। देखिए एक क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है आपका ये कि जो तीनों राज्य थे चोल, चेरा और ये पांडे, इनकी जो प्रतीक चिन्ह थे राज्यों के वो क्या क्या थे? तो देखिए चोल का बताइए पहले। चोल का बाघ ना, चीता था, बाघ दिया था। चलिए बाघ दिया था, तो बाघ या चीता, चले जो भी हो। तो इसको याद रखने के लिए सिंपल तरीके से याद रखिए कि चोल को हम लोग चोर तो कह सकते हैं, चोर। तो चोर चोरी करके कैसे भागता है? बाघ या फिर चीता की तरह भागता है। तो याद रख लीजिएगा, चोर, चीता या फिर बाघ, आप इस तरह से याद रखिएगा, बहुत तेजी से भागता है। और चेरा की बात है, चेरा का क्या था? चेरा का धनुष और बाण। चेर यानी कि शेर, चेर या शेर, शेर को देखेंगे तो किससे मारना पड़ेगा? धनुष या फिर बाण से ही मारते थे उस वक्त। तो चेर शेर, धनुष और बाण। और पांडे मछली। तो पांडे अगर हम बात करें तो पांडे जो थे, पांडे लोग, अर्जुन, भीम, ये सब पांचों लोग पांडे लोग, तो वो मछली से आपने देखा था, अर्जुन ने तीर मारा था उनके आंख में। तो इस तरह से आप मछली याद रख लीजिए, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। मछली तीर से तो दोनों हो गया, मछली इसका पांडे को हो गया, तीर चेरा का। शेर को तीर से मारिए, शेर को। अब फिर ट्रिक में भी आप ट्रिक लगवाने लगेंगे। को याद करने के लिए एक और चलिए आगे बताइए, अब बाकी आपकी मर्जी कैसे याद रखना है। हल चलाने वालों को तमिल में किस रूप में जाना जाता था? हल चलाने वाले को भलाल देव ये कहाँ बोल रहे हैं? उझावर कहते थे। हल चलाने वाले को तमिल में उझावर कहा जाता था। और ऊपर में देखे थे क्या? अमाईचान क्या था? मंत्रियों को, अमाईचान मंत्रियों को कहा जाता था। प्राचीन और मध्यकालीन भारत के किस भाग में संगम साहित्य संबंधित था? दक्षिणी भारत में।
संगम काल के प्राथमिक देवता कौन थे? मुरुगन। मुरुगन। और मुरुगन को अरूपपदे बिंदु के रूप में भी सम्मानित किया जाता था। अरूपपदे बिंदु कहा जाता था मुरुगन को। चेर शासक जिसने कर्णगी यानी कि पतिनी के मंदिर का निर्माण कराया था? सेनगुटवन, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ जो है वो किस धर्म से संबंधित है? तमिल। शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई नामक जो ग्रंथ है किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न ये पूछा था कि संगम युग में उरैयूर किसके लिए प्रसिद्ध था? जो कि चोल का ये प्रारंभिक राजधानी हुआ करता था। सूती वस्त्रों के लिए। नहीं, कपास के लिए, कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था उरैयूर। तोल्कापियम जो ग्रंथ है वो संबंधित है व्याकरण और काव्य से, व्याकरण और काव्य से। और इसके लेखक तो हो ही गए, तोल्कापियम के रचयिता तोल्कापियर। अगला प्रश्न है कि किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? अगस्त्य से, यानी कि इनके समय में पहला और दूसरा हुआ था ना, पहला और दूसरा संगीति हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिरुवल्लुर की रचना जो है कुरल कहते हैं, कुरल, या फिर एक और इसको नाम दिया गया है मुपाल। कुरल या फिर मुपाल क्या कहा जाता है? तमिल भूमि का बाइबल, तमिल भाषा का, तमिल भूमि का बाइबल कहा जाता है। और अगला प्रश्न है कि तमिल काव्य का उड़ीसी किसे कहते हैं? तमिल काव्य के उड़ीसी मणिमेखलाई, मणिमेखलाई। तो मणिमेखलाई के रचनाकार किसने देखा था हम लोगों ने? मणिमेखलाई का शीतलैस सतनार और शिल्पाधिकारम का इलांगो था। चलिए यहाँ तक कंप्लीट। जीवक चिंतामणि के देवर हो गए और मणिमेखलाई के सीतालैस बोलते हैं ना इसको। मणि से याद रख लेंगे। सीता जो सीता थी वो मणि से लैस थी, सीतालैस, मणि लैस, इस तरह से याद रख लेंगे। सुतले रह गए, मणि चोरी हो गया, सुतले रह गए। किसी तरह से याद रख लीजिए बस। मास्टर हो गया। चलिए अब बात करते हैं हम लोग धातुओं से संबंधित प्रमुख जो तथ्य दिया गया था वो। पृथ्वी के कोर में सबसे अधिक धातु कौन सी होती है? निकेल। दूसरे नंबर पे फेरस, लोहा। टंगस्टन का गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस। चलिए लाइन से बताइएगा। अगला बताइए, देगाना जो खान है किस राज्य में स्थित है? देगाना खान राजस्थान में। किसके लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के उत्पादन के लिए। चलिए आगे बताइए आप। बेडी लेआउट लाइट है, बेडिलेआइट किसका अयस्क है? बेडिलेआइट। जिरकोनियम का। अगला प्रश्न है कि मोसाइक गोल्ड किसे कहते हैं? नकली सोना, आयरन पैराइट से, मूर्खों का सोना। स्टेनस सल्फाइड को मोसाइक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। स्टेनस सल्फाइड SnS2। सोडियम धातु का संरक्षण किया जाता है किस तरह से? केरोसिन तेल में रखकर, मिट्टी के तेल में रखकर। चलिए अगला बताइए आप। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, CO, कैल्शियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न है कि एस्बेस्टस किससे बनती है? एस्बेस्टस किससे बनती है? और कैल्शियम और मैग्नीशियम के। वायुयान के निर्माण में ज्यादातर किस धातु का प्रयोग किया जाता है? प्लेडियम का। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? गैलियम। देखिए पारा भी है जो कि हम लोग हमेशा लिक्विड में रहता है, लेकिन ये आपका गैलियम जो है इतना इसका टेम्परेचर कम रहता है कि अगर हम हाथ पे भी ले लेंगे तो मतलब ये पिघल जाता है। इस तरह से कह सकते हैं कि कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है गैलियम। सेलेनियम धातु का उपयोग होता है किसमें? सेलेनियम धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में सेलेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। पर्ल एस किसे कहते हैं? पोटेशियम कार्बोनेट को पर्ल एस के नाम से जानते हैं। समूह 1 के तत्वों को क्या कहते हैं? समूह 1 के तत्वों को अल्कली मेटल यानी कि क्षार धातु कहा जाता है। और समूह 2 है जो दूसरा है उसको अल्कली अर्थ मेटल यानी कि जो क्षारीय मृदा धातु के नाम से जाना जाता है।
तो ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। समूह एक क्षार धातु और दूसरा जो होता है क्षारीय मृदा धातु। अगला प्रश्न है स्ट्रैटेजिक मेटल यानी कि रणनीतिक धातु के नाम से किसे जाना जाता है? रणनीतिक टाइटेनियम। टाइटेनियम टाइटेनियम क्योंकि इसका अधिकतर प्रयोग युद्ध में जो रक्षक के रूप में जो सामान बनाया जाता है उसका प्रयोग किया जाता है टाइटेनियम से। फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में किसका तार रखा जाता है? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का। और मैग्नीशियम के अयस्क के नाम बताइए 2-3। मैग्नीशियम डोलोमाइट, कार्नेलाइट, इप्सम साल्ट। लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? पीट के शुद्ध कर दो। पीट के। कुछ हो जाता है वो। और इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, 0.12 से लेकर 0.25% तक। ये भी क्वेश्चन बहुत होता है, कम। कितना रहता है? बहुत कम होता है। चूहे के विष के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड। और जिंक क्लोराइड का जिंक क्लोराइड का लकड़ी में कीड़ा लगने से बचाता लकड़ियों की वस्तुओं को कीड़े से बचाने के लिए लेप किया जाता है जिंक क्लोराइड का। और जिंक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड को ये यथी बोलते हैं इसको। जस्ते का फूल। जस्ते का फूल। जिंक फॉस्फाइड हो गया चूहे के विष के लिए, जिंक क्लोराइड हो गया लकड़ी को कीड़े से बचाने के लिए लेप करने के लिए, और जिंक आपका ऑक्साइड हो जाता है जस्ते का फूल कहते हैं। कृत्रिम वर्षा कराने में किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। AgI सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड। झूठा सोना या फिर बेवकूफ़ों का सोना किसे कहते हैं? आयरन पायराइट। FeS2 आयरन पायराइट। सफ़ेद सोना। सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? प्लेटिनम को। सबसे अधिक अस्थायी तत्व कौन सा है? सीसा। सबसे अधिक स्थायी तत्व सीसा। लिथार्ज किसे कहते हैं? लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड लिथार्ज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग का धातुओं से संबंधित जो प्रमुख तत्व दिए गए थे वो भी कंप्लीट हुआ। अब हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स, जो कि स्पीडी से आपको दिया गया था 11 सितंबर से 20 सितंबर। तो चलिए हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो कि स्टैटिक जीके कंप्लीट किया जाएगा। चलिए, पहला प्रश्न हमारा बनता है 11 सितंबर 2021 को कहाँ पर नुआखाई उत्सव मनाया गया? नुआखाई उत्सव उड़ीसा में। और उड़ीसा का एक और हमने क्या देखा था? रज पर्वा होता है। बेइता वंदना हमने देखा था पीछे, रज पर्वा। चलिए आगे देखिए, 11 सितंबर 2021 को डेनमार्क के साथ किस भारतीय राज्य ने ठीक मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है या फिर योजना बनाई है? तमिलनाडु। यानी कि डेनमार्क और तमिलनाडु ने मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई है। अच्छा, डेनमार्क खाड़ी में घोषणा किया था कि अलग द्वीप बनाने की बात की था ना, उसको भी याद रखना। डेनमार्क। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अत्याधुनिक सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है? सरदार धाम भवन कहाँ पर? तो अहमदाबाद में सरदार भवन धाम का उद्घाटन किया गया है अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए किसे भारतीय टीम का मेंटर नियुक्त किया गया? धोनी को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ भारतीय नौसेना उड़ियन को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है? ये लिख भी किया है, ऐसा मतलब कि आपको बताना है कि किस जो INS है उसको बताना है किस INS को भारतीय नौसेना उड़ियन का प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है। INS हंसा, गोवा को। गोवा में। 12 सितंबर 2021 को किस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया? हेमंत धनजी। हेमंत धनजी को, जो कि भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं, इनको ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज, ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया हेमंत धनजी। बस इतना ही फेमस होना है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र कहाँ शुरू किया गया? दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र ब्रिटेन में। ब्रिटेन में। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ खोली गई है? ओपन एयर फर्नरी उत्तराखंड के रानीखेत में। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस होता है 10 जनवरी। बाजरा मिशन किसने शुरू किया? छत्तीसगढ़ ने। क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू हुआ है भारत और किस देश के बीच? अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच। भारत और अमेरिका के बीच।
14 सितंबर 2021 को पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने की में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? हरियाणा, बिल्कुल सही है। पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने के मामले में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है हरियाणा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शिक्षा बोर्ड को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया? NIOS, बिल्कुल सही। स्वामी ब्रह्मानंदन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? स्वामी ब्रह्मानंदन पुरस्कार 2021 से सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को। किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण को 30% से बढ़ाकर के 40% कर दिया है? अब बताइए। तमिलनाडु, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार के क्षेत्र में FDI कितना प्रतिशत कर दिया है? 100% FDI कर दिया है दूरसंचार के क्षेत्र में। प्रोजेक्ट उड़ान किस IIT ने लॉन्च किया था? उड़ान है IIT बॉम्बे, प्रोजेक्ट उड़ान। और इसके तहत क्या है कि IIT बॉम्बे के तहत की भाषा की बाधा को, मतलब भाषा को तोड़ने के लिए, मतलब कि कोई भी भाषा में रुकावट ना आए, इसलिए भाषा की बाधा को तोड़ने के लिए प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न बनता है कि ड्राई राशन योजना की शुरुआत किस राज्य की सरकार ने किया है? उड़ीसा। ड्राई राशन योजना उड़ीसा। और ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। इससे संबंधित जो प्रोटोकॉल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 87 में और लागू हुआ 89 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? किस राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मातृभूमि योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश। सेल्फी विथ टेम्पल अभियान शुरू किया गया उत्तराखंड के द्वारा। टाटा स्टील ने कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर के लिए भारत का पहला प्लांट कहाँ चालू किया है? जमशेदपुर। और अगर विश्व में बात करें सबसे पहला कहाँ था? इससे पहले पूछे था आइसलैंड, बिल्कुल सही है। आइसलैंड में बनाया गया था, शायद इसी पेज पे होगा, देखिए। 9 सितंबर 2021 को विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट शुरू किया गया था आइसलैंड में। और भारत में बात करें तो जमशेदपुर। नेक्स्ट वन क्या है? मतलब कितना दिन के गैप में ये चालू हो गया था? 9 सितंबर को यहाँ पे स्टार्ट हुआ और 16 सितंबर को यहीं पे। पहले से प्लानिंग में थे लोग। चलिए अगला क्वेश्चन बनता है US यानी कि यूनाइटेड स्टेट, UK और किस देश ने मिलकर के सुरक्षा साझेदारी ऑकस AUKUS की गठन की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ऑकस ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर PV प्लांट कहाँ चालू किया गया है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्विनॉक्स को लॉन्च किया है? इक्विनॉक्स को इसने लॉन्च किया है? इन्फोसिस। फीफा रैंकिंग सितंबर 2021 को जारी हुआ था, जो फीफा रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला था? बेल्जियम को। और वर्तमान में अगर भारत की रैंकिंग बात करें इसमें कितना है? 104 जून 2022 के अकॉर्डिंग। फीफा रैंकिंग में बेल्जियम टॉप पे था और वर्तमान में भारत की रैंक 104। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। और 53वां ये टाइगर रिजर्व है। और यहाँ का जो कि चौथा हो गया ना, छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट वन है कि विश्व बांस दिवस बम्बू डे 18 सितंबर। प्रोजेक्ट बोल्ड स्टार्ट किया गया था इसी के लिए ना, बांस के लिए ही। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा कि खादी और ग्रामोदय उद्योग यानी KVIC ने कुम्हार समुदाय को सशक्त बनाने के लिए स्पिन योजना शुरू की है। कहाँ पर? स्पिन योजना वाराणसी में। प्रगति नामक मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? LIC। एक आनंदम भी था LIC के द्वारा ही। अगला प्रश्न है किस देश के ला पाल्मा द्वीप में स्थित कैम्ब्रे विएजा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि ला पाल्मा द्वीप कहाँ स्थित है? तो स्पेन में है। और यहीं पे आपका कैम्ब्रे विएजा ज्वालामुखी है। ठीक है, कैम्ब्रे विएजा ज्वालामुखी जो कि स्पेन में है। स्पेन का हाल ही में पुरस्कार दिया गया था अमर्त्य सेन को। कौन सा पुरस्कार था? प्रिंसेस
प्रिंसेस एस्टूरियस अवार्ड। स्टूडियो ठीक है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने कैटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है? सिक्किम। बिल्कुल सही, सिक्किम। अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट बनता है कि भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर की कौन बनी है? शिवानी मीणा। शिवानी मीणा। भारत के 112 आकांक्षी जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति योजना और किसने भागीदारी की है? सॉरी, नीति आयोग और किसने भागीदारी की? बायजूस ने। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में टॉप पे कौन रहा? स्विट्जरलैंड। और भारत का स्थान 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामकृष्ण बजाज मेमोरियल पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया? रामकृष्ण बजाज मेमोरियल पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया? गौतम अडानी को। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश की नौसेना के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास का तीसरा संस्करण आयोजित हुआ? समुद्र शक्ति इंडोनेशिया। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने 20 सितंबर तक जो भी करंट अफेयर्स थे वो कंप्लीट किए गए। और अब बात करते हैं हम लोग कुछ स्टैटिक जीके के बारे में। तो चलिए स्टैटिक जीके को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस रिवीजन करते हैं, पीछे वाला स्टैटिक जीके 5 में जो पूछा गया था। बैकहैंड किस खेल से संबंधित शब्दावली है? बैडमिंटन। और भी सुन लीजिएगा बैडमिंटन से, जैसे फॉरहैंड हो गया, शटल कॉक, ड्रॉप, डबल फॉल्ट, इस तरह से। फ्री थ्रो किसे है? बास्केटबॉल। फ्री थ्रो बास्केटबॉल। बिरहोर जनजाति झारखंड। बिरहोर जनजाति झारखंड। डफला जनजाति अरुणाचल प्रदेश। थांगटा एक मार्शल आर्ट मणिपुर। दिल्ली का मोती मस्जिद याद रहेगा ना? कैसे याद कराया गया था? दिल्ली का मोती खरीदने के लिए जेब में पैसा हो तभी दिल्ली में मोती खरीदा जा सकता है। चलिए अगला है, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 कोलकाता में। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। विश्व स्वास्थ्य दिवस पंच सिद्धांतिका के लेखक वराहमिहिर। मत्स्य विलास प्रसन्न के रचनाकार महेंद्र वर्मन। अगला बताइए, क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? 2005 में। 97 में हस्ताक्षर हुआ था और 5 में लागू हुआ था। और वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो 87-89 है। चलिए नेक्स्ट वन है कि भारत ने राष्ट्रीय वन नीति का दूसरा संस्करण किस वर्ष शुरू किया था? 1988। पहला संस्करण 1952 था, दूसरा 1988। और 1988 को ही 2018 से चेंज कर दिया गया। राष्ट्रीय वन नीति 2018 के रूप में बदल दिया गया। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल? सबसे बड़ा सुंदरबन। सबसे छोटा रेणुका झील हिमाचल प्रदेश। चलिए अब आज की बात करते हैं स्टैटिक जीके 6। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय अशांति के जनक किसे जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक। बिल्कुल सही। एडोल्फ हिटलर ने किस पार्टी की स्थापना की थी? नाजीज पार्टी की। जर्मनी का चांसलर कब बना था हिटलर? 1933 में। और इसने आत्महत्या कब की थी? 45 में। बच्चा खान के नाम से किसे जाना है? बच्चा खान किसका उपनाम है? खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हीं को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना था, या फिर हिंदी सीमांत गांधी। और पहले ऐसे व्यक्ति हुए जिनको भारत रत्न, विदेशी पहले व्यक्ति हुए जिनको भारत रत्न मिला था 1987 में। इसको ध्यान है, 1987 में। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश H.J. कानिया। ठीक है, हीरालाल जेकानिया। पाकिस्तान का आध्यात्मिक पिता किसे कहा जाता है? मोहम्मद इकबाल। पाकिस्तान का आध्यात्मिक पिता मोहम्मद इकबाल। चौधरी रहमत अली ने दिया था पाकिस्तान शब्द। डांसिंग डियर का निवास स्थान? जानते थे आप ही बताइएगा, हम जानते थे। बताइए कौन से यहाँ पे किस में, मतलब केबुल लमजाओ दुनिया का एकमात्र है जो कि तैरता हुआ है। काला हिरण? काला हिरण सिमलीपाल नहीं था, वो बालू खंड को। हम कहाँ कुछ, हम तो कुछ नहीं बोलते। हम नहीं बोलते, हम तो सिर्फ बोले थे सिमलीपाल है। हम कहाँ कुछ बोले थे हिरण के वगैरह में। बालू खंड में। चलिए अगला क्वेश्चन है,
यहाँ पर बताइए कि मणिपुर का एक झील, मणिपुर का एक झील है। जो अच्छा, मीठे पानी का लोकतक झील। लोकटक झील, जो कि उत्तर पूर्व भारत का सबसे मीठा है। मीठा पानी, सबसे बड़ा मीठा पानी का झील है। गंग नगाई त्यौहार, गंग नगाई त्यौहार, या फिर इस एक और है, मतलब ये अलग त्यौहार है, एक और त्यौहार इसी के अंतर्गत आता है, चेराउबा। चिरौबा मणिपुर। सब मणिपुर है, दोनों मणिपुर है। चिरौबा। गंग नगाई त्यौहार भी मणिपुर, चेराई ओबा त्यौहार भी मणिपुर। चंडूबी झील या फिर हफलौंग झील, बताइए। हाफलॉन्ग नागालैंड। असम, दोनों। चंडूबी झील और हफलौंग झील असम में पड़ता है। उमियम झील मेघालय, उमियम झील मेघालय। देखिए नॉर्थ ईस्ट के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो ध्यान देते रहिएगा। लेक ऑफ नो रिटर्न किसे कहा जाता है, Lake of मतलब या फिर किस राज्य में स्थित है? लेक ऑफ नो रिटर्न, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। योग माया मंदिर कहाँ स्थित है? योग माया मंदिर, असम। दिल्ली। योग माया मंदिर दिल्ली। शिवनेर किला, इस्कॉन मंदिर तो अलग अलग जगहों पर ही है। हिंदू धर्म। शिवनेर किला शिवाजी का किला था, ये महाराष्ट्र में। लालमड़ी किले को किला मायरा के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ स्थित है? लालमड़ी किले को किला मायरा के नाम से जाना जाता है, कहाँ स्थित है, किस राज्य में? बस। उत्तराखंड में। हवाओं का देश डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी मुद्रा क्रोन। किसे गेटवे टू द पैसिफिक कहा जाता है? गेटवे टू पैसिफिक ही होगा, पैसिफिक में जाने के लिए पनामा नहर शॉर्टकट कहा जाता है इसको। गेटवे टू द पैसिफिक, पनामा नहर। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है स्वेज नहर। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलोर, साइलेंट वैली है वो। राइस बाउल ऑफ इंडिया आंध्र प्रदेश, राइस बाउल ऑफ इंडिया आंध्र प्रदेश। एक बार कंफ्यूजन आप लोग भी देख लीजिएगा। राइस बाउल ऑफ इंडिया, यहाँ पे मैंने आंध्र प्रदेश लिखा है, शायद छत्तीसगढ़ तो आप लोग बोल रहे हैं, सुना तो हम भी है लेकिन अब कंफ्यूजन है। एक बार आप देख लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हम अदरवाइज हम लिख कर इसको डाल देंगे पीडीएफ में। भारत का अन्न भंडार पंजाब, भारत की रोटी की टोकरी भी इसको कहते हैं, पंजाब को। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। और होमवर्क क्या रहने वाला कल का टॉपिक का, हम आपको कल नहीं, मतलब आज आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा कल क्या पढ़ना है। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। किसी क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप नीचे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ये वीडियो मिलती रहे। अगर इस वीडियो को आप मिस करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आपको होगा, क्योंकि क्वेश्चंस हम लोग अच्छे तरीके से दे रहे हैं, बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड है। तो प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छे तरीके से सीखते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।